नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने संभाला बिहार विधानसभा चुनाव का मोर्चा। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का आगाज। जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट्स के नाम, तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मैथिली ठाकुर को टिकट। महागठबंधन में खींचतान जारी। बवाल के बीच तेजस्वी यादव ने भरा नामांकन। लालू राबड़ी भी रहे मौजूद, तो प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, नहीं लड़ेंगे चुनाव। साथ ही ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी से मिलाया हाथ। सोनम वांगचुक को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर टली सुनवाई। लेह प्रशासन ने भी दायर किया हलफनामा। दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की उपद्रवियों को चेतावनी। सीएम योगी बोले, त्योहारों के उत्साह में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया तो जेल में ठूस देंगे। पाकिस्तान तालिबान के बीच जंग ऐलान। बॉर्डर पर भारी गोलीबारी, सड़कों पर दौड़ रहे टैंक। 15 मिनट की जंग में तालिबान के सामने पाक सेना का सरेंडर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज पीएम इस अभियान के तहत बिहार में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्चुअल संवाद के लिए जुड़े। तो वहीं बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जेडीयू ने 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें अपने 6 मंत्रियों और 18 विधायकों को दोबारा से टिकट दिया है। जेडीयू ने अपने 2 मौजूदा विधायक के टिकट भी काटे हैं। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी की महुआ सीट दिए जाने से नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात की। 45 मिनट चली मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमारा गठबंधन बिहार चुनाव जीतेगा। मीटिंग में कुशवाहा राज्यसभा सीट और 1 एमएलसी सीट पर माने हैं। साथ ही शाम होते होते बीजेपी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। आज तो पीएम मोदी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया। क्या तैयारी एनडीए की चल रही है? देखिए, 101 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के 83 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई। मतलब 17-18 और बचे हुए हैं, वो भी रात तक या कल सवेरे तक आ जाएगी। 57 उम्मीदवारों के नाम जेडीयू ने भी कर दिए। और सबसे बड़ी बात, अब ये लोग कैंपेन में जा रहे हैं। बताया जा रहा है कल से नीतीश कुमार का कैंपेन जो है वो शुरू होगा। पिछले 2 दिनों से नीतीश कुमार अपने कैंपेन को ही प्लान करने में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके यात्राओं, उनकी रैलियों, उनके रोड शोज की ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। और महागठबंधन अभी तक पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जानकारी ये आ रही है कि जब तक हम लोग ये वीडियो अपलोड करें तब तक कांग्रेस पार्टी की कोई लिस्ट आ जाए, लेकिन उसमें भी बहुत संशय लग रहा है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदवारों को दिया, जैसे आज के लिस्ट में मैथिली ठाकुर का नाम, अब ये देखिए कि तो पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब इस तरह के, जैसे पवन सिंह की भी नाम बात चल रही है, जब आप समाज के अलग अलग वर्ग से, अलग अलग क्षेत्र से उम्मीदवारों को आप लेकर के आते हैं, तो 2-3 चीजें समझ में आती है। एक, पार्टी जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट है, एक्सपेरिमेंट कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज, जो माहौल बन के तैयार हो रहा है इस तरह के नामों से, इस तरह के लिस्टों से, वो महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है।
जी, तो एनडीए की तैयारी मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं महागठबंधन में बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के नामांकन में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। सीट बंटवारे का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 18 सीट देने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस 65 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। सीटों के ऐलान से पहले ही आज तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। तो वहीं प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस बार वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के संगठन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसी बीच एआईएमआईएम ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। तीनों दल मिलकर राज्य की 64 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, ये प्रशांत किशोर ने क्यों ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, इसका मतलब साफ है कि उनको रिजल्ट के बारे में मालूम चल गया होगा। डाटा वाले आदमी हैं, सर्वे कराते हैं। उनको समझ में आ गया कि इस बार उनके लिए ये समय मुफीद नहीं है। उन्होंने पहले करगहर से अपना नामांकन दिया था, जहां किसी और उम्मीदवार को उतार दिया गया। उन्होंने वहां ज़रूर सर्वे कराया होगा और ऐसा लगा कि वो जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए ये पूरा का पूरा ये जो जन स्वराज का जो मीडिया में बवाल क्रिएट किया हुआ था, जन स्वराज जन स्वराज जन स्वराज, जब लेफ्टिनेंट ही, सेनापति ही जब मैदान छोड़ के भाग जाए तो वो सेना तो जीतेगी नहीं। महागठबंधन अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है कि जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सीटों के ऊपर एक राय नहीं हो पाई है। कुछ सीटों के ऊपर फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है। मतलब कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां आरजेडी के भी उम्मीदवार होंगे, वीआईपी का भी उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का भी उम्मीदवार होगा, लेफ्ट का भी उम्मीदवार होगा। क्योंकि इस बीच लेफ्ट वालों ने तो अपनी घोषणा कर दी, 17-18 लोगों का नाम जो है उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन टोटल जहां ये लोग 60 सीटों की मांग कर रहे थे, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल, उनको 30 सीट देने की बात चल रही है, जिसको लेकर के वामपंथी बड़े नाराज चल रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आती है तो कौन सा कमाल और किस तरह का विवाद शुरू होता है। जी, अब बात लेह हिंसा के मुख्य आरोपी सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके की। सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की, पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए वांगचुक की सुनवाई को टाल दिया। अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने याचिका में संशोधन करने की इजाजत मांगी है। साथ ही लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें बताया गया कि सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। हलफनामा में सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से लगाए गए सारे आरोपों की पोल पट्टी भी खुल गई है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी कपिल सिब्बल के जरिए ये दलील दे रही थी कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। पता चला कि वो तो कभी मिलने के लिए अप्लाई ही नहीं की थी। तब उन्होंने अपना पैतरा बदला। उन्होंने कहा कि हम तो गए थे मिलने की इजाज़त मिल गई, लेकिन एक नोट सोनम वांगचुक ने तैयार किया, वो हमें दिया नहीं जा रहा। सरकार की तरफ से कहा गया भाई नोट एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसके लिए लैपटॉप मांग रहे हैं। लैपटॉप तो मुहैया नहीं कराया जा सकता। दूसरी चीज जो सबसे अहम है कि इनके खिलाफ ये जो पूरी याचिका गई है कि एनएसए के तहत इन्हें गलत गिरफ्तार किया गया है, इस पे लेह प्रशासन की तरफ से बड़ा ही ठोस दलील दिया गया। बताया गया कि हमने तमाम कानून को फेथफुली और स्ट्रिक्टली इसको हमने फॉलो किया है, नियम के पालन करने में कोई कहीं कोताही नहीं बरती गई। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कपिल सिब्बल के पूरे आर्गुमेंट में, वो ये कि जब एनएसए लगता है तो एक कमिटी उसको जज करती है, जिसमें जज भी होते हैं, जिसमें उसको एनालाइज करती कि कहीं सरकार या पुलिस अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से किसी को फंसाने के लिए एनएसए तो नहीं लगा रही, क्योंकि बहुत ही हार्ड कानून है एनएसए का।
तो उस कमेटी के द्वारा जब इनको इत्तला किया गया कि आप अपनी बात यहाँ पे रखें, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर कमेटी ये रिपोर्ट देती है कि ये एनएसए जो लगाया गया वो सही है या गलत है। अगर कमेटी कह दे कि गलत तरीके से लगाया गया है तो ये एनएसए हट जाता है, और अगर कमेटी कहती है कि सही तरीके से लगाया गया है तो इसमें फिर कोर्ट भी कुछ नहीं करती, इसमें मामला फंस जाता है। तो जब आपको ये मौका दिया गया तो आप कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए, कमेटी को कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। आप प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति, तो गृह मंत्री, आप नेतागिरी करने लग गए, आप उन लोगों को चिट्ठियां लिखने लग गए। तो ये केस दिन के उजाले की तरह साफ है कि सोनम वांगचुक अभी बचने वाले नहीं है। जी, अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी की। दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई भी इस त्योहार के आनंद और उत्साह में खलल डालने की कोशिश करेगा तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि त्योहार और उत्सव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए गए हैं। ये अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो उपद्रवियों को कभी नहीं छोड़ सकते। देखिए, ये गवर्नेंस मॉडल है योगी आदित्यनाथ का, जो हर मुख्यमंत्री को अपनाना चाहिए। वो पहले से ही चेतावनी दे देते हैं कि देखो भाई, अभी दिवाली है, भैया दूज है, फिर छठ है, काली पूजा है, बहुत सारे पर्व त्योहार का माहौल आने वाला है, इसमें कोई उपद्रव नहीं चाहिए। कोई जो है किसी को कोई परेशानी क्रिएट करेगा, हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा सोशल मीडिया के जरिए या फिजिकली, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये चेतावनी और इस तरह के हार्ड जो है आदेश जन साधारण को, हर मुख्यमंत्री को देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अक्सर आप देखेंगे कि जब भी हिंदू कोई पर्व त्यौहार होता है, कहीं न कहीं से कोई हिंसा, कहीं कुछ वो होता रहता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दिया है, फिर कल कोई उपद्रवी उपद्रव करे और घर पे बुलडोजर चले तो फिर रोना धोना किसी को नहीं करना चाहिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच एक बार फिर से भीषण जंग हो रही है। दोनों सेनाएं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डक में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सुबह लगभग 4 बजे स्पिन बोल्डक क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान के बीच में भारी लड़ाई शुरू हुई। अफगान तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भिड़ंत के 15 मिनट के अंदर ही तालिबानियों ने पाकिस्तानियों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। अफगानिस्तान सेना पाकिस्तान पर बम बरसा रहे हैं और अफगान फौज पाक चौकियों पर गोलीबारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी जोरदार भिड़ंत हुई है। सर, क्या ये युद्ध आने वाले दिनों में और बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, ये बढ़ता नजर आएगा। पूरी दुनिया, यूएन इन्वॉल्व हो गई, चाइना इन्वॉल्व हो गया, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो है इन्वॉल्व हो गए। क्या हुआ? 4 बजे भोर कायर की तरह सामने सामने तो पाकिस्तानी लड़ नहीं सकते, तो इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया कंधार के पास। 12 लोग मारे गए, 150 के आसपास घायल हुए। बस जब ये खबर आई तो सवेरा होते होते ये तालिबानी लड़ाके आ गए बॉर्डर के ऊपर और 2 जगहों पे बाकायदा हमला कर दिया। और जैसे ही हमला हुआ, भाग पड़े सब। ये चमन के पास बॉर्डर है, वहां ये लोग भाग चले। तो 2 दर्जन के आसपास ये कायर पाकिस्तानी सैनिकों को इन लोगों ने कब्जा किया। वीडियो भी रिलीज किया है। ये पाकिस्तान जो है ये फतह कर लिया, ये फतह कर लिया, कोई सबूत नहीं देते। ये तो बाकायदा लाइव चल रहा था, लोग मार भी रहे थे, कब्जा भी कर रहे थे। उनके कई सारे टैंक्स जो उन चौकियों पे थी उसको भी अफगानी तालिबानी जो है वो लेकर के गए, हथियारों को लेकर के निकले। ये सबका वीडियो भी बनाया। और ये जो पाकिस्तानी चूहे, जो सैनिक जो पकड़े गए, उनको जिंदा उठा करके लेकर के चले गए किडनैप करके, कि साथ में चलो, अब बहुत हो गया तुम्हारा पाकिस्तान पाकिस्तान। अब जैसे ये खबर आई, आप देखिए काबुल के अंदर जश्न, वहां दिवाली मनाई, बाकायदा रंग से खेला जा रहा है। और मजेदार बात क्या है
वहाँ लोग कह रहे हैं कि अब तो अफगानिस्तान से सीधे हिंदुस्तान को जोड़ना होगा, मतलब पाकिस्तान को खत्म करना होगा। और वहाँ बहुत ही ज़्यादा अपबीट है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि कंधार शहर से कुछ टैंक्स अफगानिस्तानियों के तालिबान के वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो ये माहौल अफगानिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान अगर सही रास्ते पे नहीं आया, अगर उसने हमले बंद नहीं किए, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।